नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हिजाब बैन का मामला उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 2 जज सुनवाई कर रहे थे और जब उन्होंने आज फैसला दिया तो उनकी राय अलग अलग थी। एक जस्टिस की राय बैन के पक्ष में थी और दूसरे की बैन के खिलाफ थी। अब ये माना जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस निर्णय लेंगे कि 3 जजों की बेंच में जाएगा या क्या अन्य कोई निर्णय होगा। इस पर अब फैसला आना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके पहले एक बार फिर हिजाब को लेकर के सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है और ये भी माना जा रहा है कि क्या वास्तव में हिजाब यूनिफॉर्म को उल्लंघन करती है। क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी मामला है। क्या हिजाब पर बैन संवैधानिक जो तथ्य हैं उनके खिलाफ है। क्या हिजाब से बंटवारा होता है और क्या हिजाब बैन से पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। ऐसे तमाम ज्वलंत सवाल हैं और आखिर ये क्यों मुद्दा बन रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से फैसल सिद्दीकी। फैसल सिद्दीकी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस से तुफैल अहमद, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं शबनम आदिल जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शबनम आदिल जी, आप ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके बारे में आपका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हमें लगता है कि एक तरफा निर्णय है और आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए। और ये हिजाब का एक मुद्दा नहीं है, ये एक तरह से आपके जो स्वतंत्रता मिली है संविधान के अनुसार उसका हनन है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इस चीज़ पर विचारण किया है। और ये जहाँ का मुद्दा है वहाँ पे भी ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों ये मुद्दा उठा और क्यों ये गरमाया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको इंसाफ की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफा, यहाँ तो दोनों जज है, दोनों की राय अलग अलग है। जी, यही बात तो कहना चाहती हूँ कि दोनों की राय अलग अलग है और दोनों लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमें नहीं लगता कि आम जनता के बीच में कोई सही बात आ रही है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस और ये न्याय की बात है, वहाँ से अगर ये गलत बात आएगी तो वो हमें नहीं, इस पे एक बार विचारणीय बनता है कि इस पर विचार किया जाए एक बार। क्योंकि ये अब तो ये माना जा रहा कि अब बेंच को बढ़ा दिया जाएगा, 3 जजों की बेंच विचार करेगी या चीफ जस्टिस जो भी निर्णय लेंगे। बहरहाल अभी तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना ही है। जी। 2 राय अलग अलग आ गई है तो अभी तो ये फैसला होना ही है। तो इसमें अभी से कोई एकदम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कहाँ तक उचित होगा। नहीं, अभी तो निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं है, मगर इस पर विचार करना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि देखिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के क्या विभाग है, क्या यहाँ का भूगोलीय स्थिति है, इसी तरह कर्नाटक की क्या भूगोलीय स्थिति है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, इसी तरह कश्मीर का क्या है। मतलब हर प्रांत, हर जगह का अलग भूगोलीय स्थिति है और इन सब को मिला के ही हमारे देश का संविधान बना है, हमारे देश का कानून है। उस कानून पे अभी हमें विश्वास है और जो जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए वहाँ पे हिजाब की जरूरत है या नहीं है, मान लीजिए सदियों से चला आ रहा है कि वो लड़कियां हिजाब पहन के आती है। हिजाब का मतलब क्या है, अभी यही बात नहीं समझ में आई है किसी को। क्योंकि हिजाब का मतलब है एक तरह से सर ढकना,
नकाब नहीं है, वो एक हिजाब सर ढकने का है। वो हमारे भारत की संस्कृति में सभी के पास है कि सर ढक के अच्छे मतलब लोग निकलते हैं, या मान लीजिए जो हमारी संस्कृति है वो उस हिसाब से है कि सर ढक के रहना या सर ढक के चलना, सर ढक के खाना बनाना, बाल ना गिर जाए, तमाम बातें हैं। तो अगर वहाँ शुरू से उस कॉलेज में ऐसा चल रहा था कि लड़कियां हिजाब पहन के आती थी, पढ़ाई करती थी और अपने घर चली जाती, तो अचानक बैन किस लिए लगा? तो ये मुद्दा वहाँ का है, वो परिवेश वहाँ का जो उन्होंने दिया वो, और अचानक इस तरह का निर्णय लेना ये गलत था। तो फैसल जी, आपने सुना कि शबनम जी कह रही हैं कि एक लंबे समय से एक काम चल रहा था, हिजाब पहन करके लड़कियां जा रही थी, पढ़ रही थी, लेकिन एकाएक प्रतिबंध लगा देना, सरकार की ओर से जियो जारी हो जाना, ये कहाँ का उचित है? वो कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण ऐसा किया गया? फैसल, क्या कहेंगे आप? पेशे से एडवोकेट भी हैं, बड़ा वक्त होता है जब हमारे समाज की बड़ी लेकिन मेरे बहन, हमको माइंडसेट नहीं करना हो किसी भी चीज की। हम तत्कालिक परिस्थितियों को देख के उसके बाद अपना व्यू अगर बनाए तो ज़्यादा। जब दो जजेस ने अलग अलग जब अपना फैसला लिया और ये निर्णय हुआ कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना के इस निर्णय को लेगी, तो ये एक तरफा कार्रवाई, इसको आपने कैसे कहा, ये मेरी समझ से परे है। एक तरफा कार्रवाई नहीं, इससे बड़ी दो तरफा कार्रवाई तो कोई हो ही नहीं सकती है कि एक मुकदमे में जो जज है और एक जज कह रहे हैं कि इस पे आपत्ति स्वीकार की जानी चाहिए और एक जज कह रहे हैं कि आपत्ति स्वीकार। फैसल जी जरा 1 मिनट रुकिएगा, एक थोड़ा सा हमको ब्रेक लेना पड़ रहा है, 1 मिनट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। फैसल, आप कह रहे थे कि शबनम आदिल एक तरफा बात कर रही थी, आपने ये भी कहा कि तत्कालीन परिस्थितियां थी। वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण जो है हिजाब पर बैन लगाना पड़ा? देखिए, जब हम किसी भी शैक्षणिक संस्था, किसी भी आधिकारिक में कार्यरत होते हैं या वहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो एक यूनिफॉर्म कोड होता है। वो यूनिफॉर्म कोड क्या होता है? वो हमारे बीच की भिन्नता को समाप्त करता है। अगर वैसे यूनिफॉर्म क्यों बनी? एक बच्चा पैसे वाले घर का होगा, वो पैसे वाले कपड़े पहन के आएगा, गरीब घर का बच्चा होगा, वो सस्ते कपड़े पहन के आएगा, और उनके बीच की भिन्नता दिख जाएगी। या हम उस संस्थान में काम करते हैं तो उस संस्थान में काम करने वाले समस्त लोग, वो किसी भी जात, धर्म और वर्ग से बिलोंग करते हो, अगर उनकी यूनिफॉर्म एक होती है तो उनके बीच में एकता का संचार उसके माध्यम से होता है। यदि किसी विद्यालय में कुछ छात्राएं, मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार ने इस विवेक के अंतर्गत ये निर्णय लिया होगा कि जब विद्यालय में छात्राएं पढ़ती हैं तो कुछ छात्राएं जो अन्य छात्राओं से अलग लगती हैं, वो एक भिन्नता पैदा करती है उनके बीच में। तो यूनिफॉर्म किसी भी संस्थान के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य पात्रता है। चलिए, अब इसमें 1-2 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एकदम यूनिफॉर्म लागू करने का कारण क्या था? क्या आप इसको क्लियर कर सकते हैं? एकदम यूनिफॉर्म नहीं लागू की, वहाँ पे तमाम संगठनों द्वारा जब इस चीज का विरोध किया गया जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक देश में तमाम जाति के लोग जो रहते हैं, मांग की गई। दूसरी सरकार को जो उचित फैसला का सरकार ने वो फैसला लिया। दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी कक्षा में अगर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग अपने पहनावे से है, जैसे कोई साफा पहनता है, कोई जो है टीका लगा करके आता है, कोई मंगलसूत्र पहन करके आता है, कोई सिंदूर लगा करके आता है, ये सब विविधताएं हैं। तो अगर ये विविधता है तो ये तो कहते हैं हमारे देश की खूबसूरती है। और अगर उसमें किसी एक से कह दिया जाए, जैसा कि अभी आरोप लग रहे हैं कि किसी एक से ये कह दिया जाए कि साहब जो है अब आपको ये नहीं करना है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि सब लोग तो अपने अपने ढंग से आ रहे हैं, हम अपने मुझसे आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका प्रश्न मुझसे है जी, आप ही कहा। तो किसी एक से आपका ताल्लुक किस समाज से है? एक बात जी। दूसरी समाज, जब सरकार या कानूनी स्तर से हम इस चीज का अन्वेषण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या चीज किसके लिए कितनी उपयोगी है जी।
धार्मिक रूप से कहीं भी हिजाब हमारे मुस्लिम समाज के संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। हमारे घर में हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को शुरुआत से ये तरबियत दी जाती है कि वो अपना सर ढक के रखें और लोगों से हिजाब के साथ लोगों के बीच रहें। लेकिन धार्मिक रूप से यह कोई बहुत मजबूत अंग है इस्लाम का, ऐसा अभी तक कहीं सिद्ध नहीं हुआ। और आप जिन विषयों पे आप बात कर रहे हैं वहां पे, जहां पे जैसे सिख समाज के लिए पगड़ी एक धार्मिक रूप से अनिवार्य हिस्सा है, उसके बिना उनके व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए वहां पे आवश्यकता है। इस्लाम में हिजाब कहीं से मजहबी रूप से अनिवार्यता हो, ऐसी कहीं पे बहुत सही बात, बहुत ठीक बात, बहुत अच्छी। तो मैं क्या कहेंगे, देखिए बहुत अच्छी बात कही फैसल ने। उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में इस बात का कहीं कुछ नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, दूसरे धर्मों में है अपनी अपनी बाध्यता, इसमें बाध्यता नहीं है। हाँ सर, आपने बात जो कही जी, अभी फैसल भाई कह रहे थे, हमें लगा शायद इन्होंने प्रेसिडेंट से पढ़ा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये मुद्दा है, ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दा है, जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है भाजपा ने और उसके जो संगठन उन्होंने। देखिए अभी तो भाई हमारी बात कर रहे थे कि इस्लाम का अंग नहीं है। देखिए इस्लाम में विधि शास्त्र के जो 4 प्रमुख विद्यालय हैं जहाँ विधि शास्त्र पढ़ाया जाता है, हनफी, शिफा और हनबली और मलिकी, उसमें साफ साफ पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज आप आइए, कुरान शरीफ, हदीस, इज्मा और कयास, चारों में साफ साफ लिखा गया है कि औरत अपने बाल को ढक के रखे। हिजाब का मतलब ये होता है, जैसे हमारी बहन अभी सपना मादिल ने बताया कि जो ऊपरी हिस्सा जो है सर का वो ढक के। और रही बात संस्कृति की, हिंदू धर्म में भी पुरातन काल से सर ढकने की प्रथा रही है, आज भी चली आ रही है। आप गांव में जाइए, आज भी सर ढकने की प्रथा है, तो क्या आप उसको कहेंगे? ये मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 25 का, जिसमें हमको संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि हम अपना खान पान, हम अपनी वेशभूषा, हम अपना भाषा का जो चुनाव कर सकते हैं। ये अधिकार महिलाओं को देना चाहिए, ये उन बेटियों को देना चाहिए जिनको चुनना है कि हम हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। अगर कोई बच्ची ये स्कूल जाती है और कहती है कि हम क्या कहते हैं हिजाब पहनेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। किन लोगों ने किया? जो आरएसएस से जुड़े संगठन थे, वहां पर भगवा पहन के गए, उस कॉलेज का माहौल खराब किया। उन लोगों ने इसके कोई हिंदू कम्युनिटी ने नहीं, किसी धार्मिक संस्था ने नहीं किया, इन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश। तो हो गया, तो मैं आपकी बात समझ गया। जरा शबनम जी ये बताइए कि जो ये बात आ रही है कि इस्लाम, जैसा कि हमारे फैसल भाई कहते हैं कि ऐसी बाध्यता नहीं है, तो फैल जी ने अपने 3-4 उदाहरण के साथ बताया कि नहीं बाध्यता है। हमको आपसे जानना है क्या असलियत क्या है, क्या आप मानती हैं? देखिए कानून में भी जैसे हमारे तुफैल भाई ने कहा कि 19 अनुच्छेद 19 में 21 में 25 में ये हमें कानून भी अधिकार देता है कि सभी धर्म, भारतवर्ष में रहने वाले सभी धर्म को ये लोग अपने अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपना खान पान, अपना बातचीत, अपने धर्मों का जो भी है। आपने कहा जैसे सरदार जी, उनका पगड़ी जो है वो मौलिक है, वो पगड़ी लगा के जा सकते हैं। तो अगर वो पगड़ी लगा के क्लासरूम में जाते हैं और यूनिफॉर्म में है तो वो आपको बुरा नहीं लगता है। अगर कोई लड़की हिजाब पहन के जाती है और वो अपने ड्रेस कोड में भी है तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, उसमें देखिए सबने। और दूसरी चीज आपको एक बात और बताना चाहते हैं जी, कि हमारे जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, चाहे इस भारतवर्ष में रहने वाले हर एक आदमी के लिए, हर एक प्राणी के लिए, उन्होंने अधिकार में ये नहीं देखा है कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। जो धर्म है आपका, उस धर्म के अनुसार आप रहिएगा, आप उस धर्म के अनुसार आप पालन कीजिएगा, अपनी भाषा, बोली, बातचीत सब। जरा एक लाइन बताइए जी। जैसा अभी फैजल भाई ने कहा और अपने तुफैल भाई ने कहा, फैजल भाई का कहना है कि हिजाब हमारे धर्म की बाध्यता नहीं है। तुफैल भाई कहते हैं हाँ, तो है, हम बता रहे हैं हाँ, कि कुरान पाक में ये आया है कि आप पर्दा कर सकते हैं और आपको पर्दा करना चाहिए इस्लाम में।
ये नहीं कह सकते कि कुरान पाक में नहीं आया। कुरान पाक में आया है कि आप पर्दा कर सकते हैं, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि हमारे घर की औरतें या हमारे लोग कैसे निकलते थे, पर्दा करते थे, उसी आधार पे आपको भी चलना है। चलिए चलना है। फैजल बताइए क्या करें आप? मेरी बहन ने अभी बात घुमा फिर के वही मुझे लग रहा है पहुंच रही है। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता लोकतंत्र में जो हमको मिली है उसके अहम में हम भूल जाते हैं कि हम 133 करोड़ के समाज के मध्य रह रहे हैं। हम उस समाज का एक हिस्सा। बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि कुरान में लिखा है कि आप हिजाब कर सकते हैं। आपने ये कहा ना बहन जी, आपने भी कहा कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे 5 वक्त नमाज के लिए हमसे कहा गया कि आपको नमाज पढ़नी होगी जी, आपको हज करना होगा। मगर भाई जी एक बात हम कहना चाहते हैं, ये हमारे धर्म में कहा गया है। मेरी बात सुनिए, ये कहा गया है करने के लिए, मगर कोई अगर दूसरा हमें बाध्य करेगा किसी चीज के लिए कि ये आप न करिए, ये आप करिए नहीं, ये करना है, ये आपका आप मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये हनन कर अहम नहीं है, ये नहीं भाई, ये गलत है। आप हमें जबरदस्ती कह रहे कि आप मत करिए, ये यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे गलत होगा। मुस्लिम समाज की उस शिक्षित बहन है मेरी, क्या इन्होंने हिजाब किया हुआ है? नहीं किया है। ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, मेरा अधिकार है। महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, हम तय नहीं करेंगे, ये हमारी बहन तय करेगी, ये हमारी बेटियां तय करेंगी कि हम कैसा हिसाब पहनेंगे या हम दूसरों से ढकेंगे। जब सरकार या कोर्ट अगर आपको एड्रेस करके कहेगा तो आप वहाँ पे देखिए ये आप नहीं कहेंगे कि हमें ये करना पड़ेगा। आपने कहा हमारे आप मौलिक जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो महिलाओं को अधिकार दिया, पुरुषों को अधिकार दिया, उसका हनन नहीं कर सकते आप। एक मिनट बाल विवाह, फैजल जी, इसी देश में बाल विवाह, फैजल जी, इसी देश में बच्चियां पैदा होने के बाद मार दिया जाना, इसी देश में विधवा विवाह, ऐसी तमाम चीजें जो समय अनुसार एक बात फैजल जी, मैं आपकी बात समझ गया। फैजल जी, समय के अनुरूप उन चीजों चल फैजल एक मिनट, ये आप परिवर्तन करेंगे नहीं, ये आप परिवर्तन करेंगे और ये आप परिवर्तन करेंगे। हेड स्कार्फ है, तो क्या आप कल ये कहने लगेंगे कि सिख पगड़ी न बांधे? आप ये कहेंगे एक मिनट, नहीं, आप तय करेंगे या ये कोर्ट तय करेगी? अच्छा एक मिनट शबनम जी, जरा आपकी बातों से जरा एक सवाल जो फैजल जी कहना चाहते हैं वो शायद कह दिया है उन्होंने। जी, कह दिया। हम जवाब आपसे मांगते हैं। जी सवाल ये है कि आपने भी कहा कि कुरान पाक में भी ये दिया गया है, ठीक आपने कहा। तो अगर कोई भी महिला कुरान पाक के अनुसार हिजाब नहीं पहनती है तो वो क्या कुरान पाक का उल्लंघन नहीं होगा? ये मेरा कहने का मतलब है। आपने कहा ना कि ये उसके ऊपर निर्भर करता है, जैसा तुफैल भी कह रहे हैं, तुफैल भी वही बात कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। आपको एक चीज बता दें कि आप सही कह रहे हैं जी कि कुरान पाक में बहुत सी बातें लिखी हैं जी हमारे धर्मों की, ठीक है, हम उन्हें मानते हैं, अपने आचरण में लाते हैं। नमाज है, बहुत सारी चीजें हैं, आप हम अपने आचरण में लाते हैं, हम करते हैं। मगर जो लोग नहीं करते हैं, हम उन्हें ये नहीं कहने जाते कि नहीं आप करिए, आप जबरदस्ती करिए, ये काम नहीं करने जाते, थोपती नहीं है, थोपते नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। ना इस्लाम का कोई नुमाइंदा आके उनसे कहता कि नहीं आपको करना ही है, आपकी अपनी मर्जी है, आपको ऊपर मुंह दिखाना है तो आप करिए, और आप अपने हिसाब से, कुरान पाक के हिसाब से आप चलिए, और ये अच्छी बात है, चलना चाहिए हर आदमी को। मान लीजिए जैसे भाई ने हमें कह दिया है ना, तो ठीक है, हमारे जैसी बहुत सारी महिला हैं जो आप काम करने निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। अब आपको नहीं कहा, मेरे परिवार में मेरी पति भी जामिया हमजा यूनिवर्सिटी, देखिए वो बात आपकी नहीं पहनती है, तो इसलिए आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए। आपने कहा, मगर जो नहीं करता हम उन्हें जबरदस्ती तो नहीं कहते हैं कि आपकी पत्नी, आप उनसे तो कहते नहीं ना आप हिजाब लगा के जाइए, ऐसा तो नहीं है। मगर हमारा कहने मतलब जो लोग कर रहे हैं उन्हें हम क्यों मना करें कि ना करो,
अब चलिए ये आप फैजल बताइए, जो करते हैं उनको हम आप क्यों मना करेंगे कि नहीं करो? फैजल, क्यों नहीं, क्यों आप जो कर रहे हैं करने दीजिए, उन्हें अधिकार मिला है, उनको स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं। शबनम जी, सुप्रीम कोर्ट में जो विचार आ रहा है उसमें है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता, इसकी एक सीमा है। और अगर कोई अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से पहनता है, रहता है, उसका अपना निजी जीवन है, तो उसकी अपनी एक सीमा है और उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शबनम जी, शायद आप ये बात आप मानती है ना? तो अगर ऐसा है तो फैजल साहब ये बताइए कि कोई हिजाब लगाए, हिजाब न लगाए, इसे क्या मतलब है? मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उनके पास कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं। उनके पास सिर्फ यही हिजाब है, तलाक है, हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ये मुद्दे इनके पास रह गए। यही मुद्दे उठा के खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। एक मिनट, हाँ फैजल बोलिए, क्या कह रहे हैं? किन परिस्थितियों में हिजाब को बैन किया गया? रमेश भैया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा आप इसको स्पष्ट कीजिए। क्या सड़क पे चलते हुए लोगों को हिजाब बैन कर दिया गया है? क्या सड़क पे चल रहे व्यक्ति को हिजाब बैन किया गया है? क्या अस्पताल में ऑपरेशन कराने जा रही महिला को इलाज हिजाब बैन किया गया है? हिजाब बैन किया गया उन संस्थाओं की बात हो रही जिन संस्थाओं में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग पढ़ते हैं। आप उनसे डिफरेंट क्यों दिखना चाहते हैं? क्यों सिगरेट डिफरेंट नहीं दिखते हैं क्या? आपका टारगेट मुसलमान क्यों है? क्यों? अगर सिख महिलाएं अगर पर्दा कर की जाती है, अगर सिख लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता है, पगड़ी धारण करता है, तो क्या वो डिफरेंट नहीं लग रहा है? अगर कोई नन, अगर हिंदू अगर वो टीका लगा जा रहा है तो क्या वो डिफरेंट नहीं लग रहा है? आपको सिर्फ मुसलमानों को, लड़कियों को डिफरेंट लग रहा है? आपको सोच समझ, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आ गए हैं, आपको ध्रुवीकरण करना है। ये अगर आप उन महिलाओं पे छोड़ दीजिए जिनको अच्छा तो फैजल मेरी बात सुने, एक मिनट फैजल रुक जाइए, फैजल एक मिनट। तो फैजल ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी फैजल एक मिनट कंप्लीट, क्योंकि मुझे अच्छा करिए, अच्छा चलिए आप करिए। फिर मैं उसी पे आता हूँ कि जब हम लोग चर्चा करने बैठे तो मैं पहले खुले दिल से मैं भाई से एक सवाल करना चाहती हूँ, बस एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या वो लड़कियां हिजाब पहनकर अगर स्कूल में आई हैं या कॉलेज में आई हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया या उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया कि इस तरह का मुद्दा उठा? ये बताइए। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति कल को कहेगा मैं पैजामा कुर्ता पहन के आऊंगा, वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो देखिए ये बात नहीं है, यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ ये बात नहीं है। सेना, पुलिस और सेना, पुलिस सेना और शिक्षा संस्थाओं को अलग रखिए। अरे एक मिनट, बिल्कुल है, क्योंकि आप उसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जो राजनीति में आपका ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं और एक सुनना होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती तो इस इस्लामिक देशों में जब हमारी बहनों को 3 तलाक से आजादी नहीं मिली थी, इस हिंदुस्तान के मुसलमान बहनों के ऊपर 3 तलाक जैसे लांछन को आपने 3 तलाक कानून नहीं था। अरे एक मिनट तुफैल, अरे तुफैल, मॉडर्न फैजल एक बार रुक जाइए और तुफैल आप भी रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। टॉपिक पे बात करो। अच्छा एक मिनट फैजल, एक मिनट, एक मिनट, 3 तलाक का मुद्दा उठाया, एक मिनट आप अच्छा एक मिनट वो छोड़िए। अभी मैं चाहता हूँ कि एक मिनट फैजल, एक रुकिए फैजल, एक मिनट फैजल, एक मिनट फैजल, एक मिनट। देखिए थोड़ा सा हिजाब पे रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसमें जरा कई बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आता हूँ और थोड़ा सा अगर संक्षेप में उत्तर मिलेगा। तुफैल एक सवाल बड़ा वो है कि अगर किसी विद्यालय में यूनिफॉर्म है तो क्या हिजाब यूनिफॉर्म का उल्लंघन नहीं करती है क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए सबसे बड़ी चीज है, भाई इतना बताइए जरा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये जो ड्रेस कोड है उसको उल्लंघन है नहीं।
हाँ। आप बड़े बड़े क्रिश्चियन कॉलेज जाइए, हाँ। वहाँ पे स्कर्ट चलती है। ठीक। अगर पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारी बेटी दुपट्टा और यूनिफॉर्म, लेकिन यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है। हाँ। दूसरी चीज, अब मॉडर्न जमाना आ गया है। देखिए वहाँ पर आज आधार कार्ड है, उसमें फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक? तो उसमें कोई लड़की तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पेपर देने बैठ जाएगी। नहीं, अगर वो अपने ड्रेस कोड में बैठी भी है, हाँ। तो वो स्कूल की छात्रा है, हाँ। ठीक है। और अगर उसको उस लड़की से बात भी की जाए या अगर विद्यालय परिसर में बात की जाए तो ये मसला सुलझ सकता है। देखिए बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब उसको राजनीतिकरण कर दिया गया। अच्छा, मैं देखिए कारण राजनीतिकरण के कारण ऐसा हो, चलिए हो गया, ये धार्मिक मुद्दा नहीं अच्छा, था, ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक शबनम जी, आज एक सपा के जो एक सांसद है वर्ग, आपने उनका नाम सुना होगा, संभल से है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब बैन जो है लगा रहा तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा, बड़ा विवादित बयान है कि जो महिलाएं हैं वो बेपर्दा हो जाएंगी और आवारगी बढ़ जाएगी, आवारगी बढ़ जाएगी, ऐसा उनका शब्द आया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो उनका बयान ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, कि मगर हम फिर वही कहना चाहते हैं इस्लाम को भी लेकर और कानून को भी लेकर कि कानून ने हमें आज़ादी दी है हर महिला को कि अपने हिसाब से रहने का, अपने धर्म के हिसाब से रहने का, और हम अपने धर्म और अपने मजहब के हिसाब से भी रहते हैं और कानून के हिसाब से भी रहे। उसके साथ साथ जैसे भाई जी ने कहा एक शब्द कि ड्रेस कोड की बात, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। उस कॉलेज में हम बस यही कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश अलग परिवेश है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। अब कहीं कहीं गौ मांस को लोग खा रहे हैं और कहीं बैन है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि जो जहाँ का एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से लोग रहते हैं। ठीक बात। तो हमारा कहने मतलब अगर कर्नाटक में वहाँ के कॉलेज में शुरू से जो प्रबंधक होंगे उन्होंने कभी बैन नहीं किया, तो कर्नाटक राज्य ने क्यों बैन किया? क्यों बैन किया? बस यही मुद्दा है, बस यही मुद्दा, एक मुद्दा यही है कि उनको मुद्दा ये नहीं उठाना चाहिए था और ये धार्मिक बाद में बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ठीक बात है। फैजल, इस पर जवाब दीजिए खाली। ठीक, आपने चीज देखा भी होगा, जैसे संगठन पे जब लगाम कसी जैसे देश की सरकार ने, वो उसके माध्यम से पीएफआई जैसे संगठनों के माध्यम से हमारे समाज, मुस्लिम समाज के मन में ये डर को बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे अधिकारों का हनन करेंगी। कहाँ और कब से हम लगातार गुमराह होते चले आ रहे हैं। मगर भाई जी एक बात यहाँ कहना चाहते हैं, भाई जी बजरंग दल पे भी रोक लगा लेते, वो पार्कों में जाके लड़के लड़की को मारते हैं, बजरंग दल पे भी तो रोक लगवा देते, उनका भी समर्थन कर लेते, उनके भी तो बजरंग दल की भी तो प्रतिबंध मांग कर लेते। एक मिनट, एक जने। फैसल भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, नहीं सुनिए तो फैसल भाई, चलो एक, अच्छा एक मिनट सौरभ, जरा फैजल जरा संक्षेप में करिएगा। सब समाज के बीच में डर को पनपाने का लगातार काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? इसकी जड़ बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ये बातें मुद्दे उठ रहे हैं और हर चीज में मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। डर तो आप पैदा कर रहे हो, डर आप पैदा कर रहे हो, सरकार वहां पे आपकी बदनाम कांग्रेस को कर रहे हो। आज हम मुस्लिम कांग्रेस जो संविधान दिया है सबको, संविधान कांग्रेस ने देश में संविधान दिया है, संविधान को मानो, उनके मौलिक अधिकारों को मानो, निजता के अधिकार को मानो, सबको मानो भाई। अरे एक मिनट, तुम्हें रुकिए सबनम जी, एक सवाल अब आपसे होता है। जी जी सर, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे विश्व में अब एक नई धारा चलने लगी है जी। अगर आपको मालूम है कि ईरान में हिजाब को लेकर के कितना बवंडर चल रहा है जी, फ्रांस में हिजाब पर बैन लगा तो क्या वहाँ के लोग अब इस्लामी नहीं रह गए हैं? हमको जरा इसका दोनों को जवाब दीजिए, जो ईरान में हो रहा है और जो फ्रांस हो रहा है, या अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बात हो रही, यहाँ तक कि आप भी अब उस पक्ष में हैं कि अगर लड़कियाँ हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनका अपना मामला है, आपका भी कुछ ऐसा ही पक्ष, ऐसा क्या कारण है?
ये देखिए, धार्मिक देशों की बात हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो धार्मिक देश है। हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश। हम उस भारतवर्ष में रहते हैं, उस भारतवर्ष में सांस लेते हैं जहाँ पे हमें हर चीज का, हर वर्ग, और यहाँ एक जाति धर्म वर्ग विशेष के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे हर जाति धर्म विशेष के लोग रहते हैं और उनके धर्मों, उनके अधिकारों को लेकर हमारा संविधान बना है और हम उस संविधान की बहुत इज्जत करते हैं और उस संविधान के अनुसार हम अपने आचरण को रखते हैं, उस संविधान के अनुसार हम चलते हैं। तो ईरान है, चाहे इराक है और चाहे अफगानिस्तान है, वहाँ की अगर हम परिवेश, वहाँ की बातों को लेकर अपने भारतवर्ष में हम बहसों पे लगेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही फैसल, आपने सुना, शबनम ने बहुत अच्छी बात कही। भैया सीधे सीधे कही कि वो धार्मिक राष्ट्र है, उनसे मतलब नहीं है। हमारा अपना एक संविधान है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्ष। तो कह रहे हैं कि जब हमारा एक मिनट फैसल, तो जब ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान है तो अपने दुनिया में क्या हो रहा है होने दीजिए, हमसे क्या लेना देना, क्या कहेंगे? मुझे ये नहीं समझ में आता है जब धार्मिक नियम कायदे कानून की बात होती है तो वाले वो चीज वही फिट बैठेगी। इस्लाम को मानने वाला वो ईरान में रहे, इराक में रहे, हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी मजहबी बुनियादी बातें एक होंगी। आज ईरान जहां पे सरकार थोप रही है कि आप हिजाब गए, वहां की महिलाएं सड़क पे उतर के हिजाब का विरोध कर रही हैं। जब इस दुनिया के 21 इस्लामिक देशों में 3 तलाक बैन था, जब उससे हम लोगों को जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भारतीय जनता पार्टी ने मुक्ति लाई, मेरी बहन ने कहा उससे क्या होगा, उससे झगड़े पैदा हो गए। कल जो व्यक्ति अगर सब्जी में नमक कम होने की वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे देता था, ऐसा नहीं है जो आप हिसाब से बताते हो। भाजपा बोलो कि तरफ तो हो जाता है। मॉडर्न निकाहनामा, मॉडर्न निकाहनामा शरीयत कानून इस्लाम का प्रमुख कानून। ये मत बताइए कि आके भाजपा ने आके मुक्ति दिला दी। भाजपा ने तो आपको नहीं जानते, आपको बात से बात कर रहे हैं, खुद नहीं मालूम इस्लाम के बारे में, आपके बारे में खुद नहीं मालूम है इस्लाम के बारे में। जब आपको बात कर रहे हैं, आराम से बात करिए, आप आराम, एक आप लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई मालूम नहीं है इस्लाम के बारे में, तो आप उसकी गलत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, तो फिर देखिए फैसल ने एक बिंदु खड़ा किया। एक मिनट फैसल आप रुक जाइए, फैसल आप रुक जाइए, फैसल आप रुक जाइए। तो फिर एक बिंदु खड़ा कर दिया है फैसल ने, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो तो उसकी जो बुनियादी बातें हैं वो थोड़ी बदलाव करती हैं कि अगर कहीं कोई मुसलमान है तो 5 बार नमाज पढ़ेगा ही, हज जाएगा ही, ईद मनाएगा ही, मुहर्रम में जो है वो अपना जो शौक है वो व्यक्त करेगा ही। इनका कहना है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी धर्म का व्यक्ति रहेगा वो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा को जो है नहीं दूर कर सकता। इनका ये कहना है। तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि साहब वहां पर देश है, हमसे क्या लेना देना, हम अपने देश की बात करें। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए सबने मैं आपसे बात लूंगी पहले। देखिए सबसे बड़ी चीज काल परिस्थितियां, सबसे बड़ी चीज हमारा देश जिसने संविधान ने हमको अधिकार दिया है। देखिए आप सऊदी अरब जाइए, वहां पे जो पुरुष हैं पूरा लबादा पहनते हैं, वहां ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। आप भारत आइए, यहां पर कभी भी किसी भी महिला को या इस्लाम के किसी धर्मावलंबी ने ये नहीं कहा हो कि आप जबरन यहां पे हिजाब पहनेंगे या नकाब पहनेंगे। महिलाओं ने स्वेच्छा से, क्योंकि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जिसको हमारी महिलाएं निभा रही हैं, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की गई। दूसरी चीज आप समझ लीजिए, 1947 के बाद आज तक कभी भी विवाद नहीं उठा। महिलाएं, बच्चियां जाती थी, सुनिए, जाती थी और कभी विवाद नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि ये सारा अधिकार महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए कि वो हिजाब पहनेगी या वो नकाब पहनेगी या नहीं पहनेगी। शबनम जी आप क्या कह रही थी? आपने कहा कि मैं इसका जवाब बताइए। मैंने एक बात, फैसल भाई ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में जो हो रहा है वहाँ पे उनको बैन किया जा रहा है या वहाँ पे उनको मना किया जा रहा है या वहाँ कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहनिए। देखिए वहाँ कहा जा रहा है पहनिए, वो कह रही है हम नहीं पहनेंगे। बात सुनिएगा। हाँ, बहुत ठीक बात कह रही हैं। आप हमारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, ठीक बात है। किसी भी चीज को आप जबरदस्ती किसी के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, वो आदमी ना करेगा।
आप जबरदस्ती किसी से राम नहीं बुलवा सकते हैं। आप कहिए कि आप जय श्री राम बोलिए तो नहीं बोलेगा, मगर हमारी स्वेच्छा होगी, हमारे दिल में अंतरात्मा में हमारे आएगा तो हम जय श्री राम भी बोलेंगे, या अल्लाह भी बोलेंगे, अल्लाह अकबर भी बोलेंगे। मगर जबरदस्ती जबरन किसी को आप कहेंगे तो उसको लगेगा मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा, मेरा समानता का अधिकार छीना जा रहा, मेरा कानूनी अधिकार छीना जा रहा है। ये बात आती है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। फैजल आपने सुना, थोपिए नहीं, ये कह रहे थोपिए नहीं, और कह रहे जहां जहां थोपा जा रहा है वहां वहां पर विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। तो थोपने की बात नहीं है, आप स्वतंत्र कर दीजिए, लोग पहनना चाहे पहने। हाँ बोलिए। थोपना ही तो हटाना चाहते हैं, जो थोप दिया गया वही तो हटाना चाहते हैं। आप क्या उनके अनुयायी हैं? आप उनके थोपा नहीं किया, फिर गलत व्याख्या कर रहे हो आप इस्लाम की फिर गलत व्याख्या कर रहे हो कि थोपा गया। इस्लाम में कुछ थोपा नहीं किया, इस्लाम में नमाज थोपी नहीं गई है, इस्लाम में हम थोपा नहीं किया। इस्लाम में जो जितनी भी हमारे जो रवायतें हैं, हमारे इस्लाम में जो रवायतें, हमारे हदीस में रवायतें हैं, वो थोपी नहीं गई हैं। हमारे कुरान शरीफ में जो रवायतें हैं वो थोपी नहीं गई हैं। इज्मा से लेकर कयास तक में जो भी हमारे इस्लाम में है वो थोपी नहीं गई हैं। मेरा भी ना इस्लाम, कुरान शरीफ नहीं, मेरी भी कुरान शरीफ। तो फिर आप उसको गलत तर्जुमा क्यों पेश कर रहे हैं? आप उसको गलत डिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं आप बैठ के? देखिए, कुरान और कलाम पाक, कर्नाटक क्यों, तो आप कुरान तक अरे तो हिजाब तो वहीं संबंधित है। आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था इस्लाम का अंग ही नहीं है। आप कहते हो कि इस्लाम का अंग नहीं है, बाद में अपनी बात से आप पलट रहे हो। क्यों नहीं होंगे? आप विधि शास्त्र के शिफाहीना, हैंडवाली और मलकी पढ़ लीजिए, जितनी विधि शास्त्र में पढ़ाया गया है वहां भी है। कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, हदीस शरीफ पढ़ लीजिए, इज्मा पढ़ लीजिए, कयास लगाकर पढ़ लीजिए। अगर इस्लाम को आपने पढ़ा है तो साफ तो आप हिजाब के ऊपर कहा गया है, साफ पर्दादारी पे बात की गई है। अच्छा, आपको फैसल जो भी कहना है आप बस 50 सेकंड में 50 सेकंड में आप अपनी बात को थोड़ा जल्दी से खत्म करिए। मैं जल्दी, देखो क्योंकि भैया तो बोलने देते तो कोई नहीं बोलेगा। कर्नाटक का चला, सुनिए, आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, आप जिस कानून की बात करते हैं, उसी कानून तो ऐसा किया है। ये दोनों जज कानून के तो थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं थे, ये दोनों जज थे। और इन दोनों जज की खंडपीठ ने, एक ने उस बात को स्वीकार किया, एक ने उस बात को नहीं स्वीकार किया। इससे खूबसूरती लोकतंत्र की आपको और क्या दिखेगी? तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। ये नहीं, यदि कुरान शरीफ में ऐसा है तो जजेस उस पर बात कर रहे होंगे ना, जजेस देख रहे होंगे। आप कहोगे है, मैं कहूंगा नहीं, इससे क्या फायदा होगा? इस देश में एकता और एकता को लाने के लिए, विभिन्नता को खत्म करने के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। हमारे देश में विभिन्नता में एकता ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप उसको गलत डिस्क्राइब कर रहे हो, उल्टा ले जा रहे हो। विभिन्नता में ही एकता है हमारे देश के अंदर। तो पहले एक मिनट सबलम, जो ये अभी बात कर रहे थे फैजल, और कह रहे थे कि ये जो विविधता है उसमें एकता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात वो कह रहे थे। और जो बात अभी तुफैल कह रहे थे कि हमारे धर्म में, और आप भी कुछ कलाम की बात कह रही थी, क्या आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना यही चाहती हूँ जी कि देखिए, ये अभी हमने क्या कहा कि जब अभी ये जो कर्नाटक का मुद्दा आया है, ये मेरे ख्याल से विगत साल भर का होगा। हाँ, ठीक बात है। पीछे 2 साल से चल रहा है मुद्दा। 21 से और 22 चल रहा है। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ भाई से। 1947 से हम जब आजाद हुए हैं, उसके बाद ये कर्नाटक जो कॉलेज है, मेरे ख्याल से उसके बाद बना होगा, उड़प्पी कॉलेज है, बना होगा। और उस कॉलेज को बनने के बाद से उन्होंने ड्रेस कोड क्यों नहीं लादा बच्चों के ऊपर कि आपको इसी ड्रेस में आना है? और अगर इतने सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी और चल रहा था तो कोई विवाद नहीं हुआ, चलिए, और आज क्यों ये विवाद शुरू हो गया? और आज क्यों इस हिजाब को लेके एक मुद्दा बनाया गया और मुद्दा बना के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया? क्यों हुआ? क्योंकि वहां के बच्चों ने, नहीं एक पूरी बात कर लेने दीजिए। वहां के बच्चों ने, जब ये मुद्दा चला था तो वहां के सारे बच्चों ने, मतलब एक बच्चा खाली हिजाब वाला नहीं, हिजाब के अलावा भी बच्चों ने बाहर धरने पर बैठ के कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस हिजाब से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सब सहेलियां, हमारे सब दोस्त हैं, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। और वो हिजाब की लड़कियां जो हिजाब में आती थी, आज वो टॉपर हैं। आप उसी कर्नाटक, उसी कॉलेज की एक बात शब्द, एक बात अभी जो फैजल कह रहे थे
उसको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग अलग बात की। फैसल कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग बातचीत की है, आप इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। तो और आप तो एक अधिवक्ता हैं, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे और हाँ। हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ये सब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमको कानून ने अधिकार दिया है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे फैसला सुनाए। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि क्या ये 3 बेंच में जाएगा या इससे बड़ी बेंच में जाएगा, या जो 9 सदस्यों की एक संविधान सभा बनी उसमें जाएगा, क्या है वो आपके हिसाब से? अब ये तो उनका अपना फैसला चीफ होगा जस्टिस कि का इसमें हम फैसला लोग होगा। क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक बात है। क्योंकि वो किसने बेंच में जाएगा। अच्छा, तो फिर आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ये मामला राजनीतिक कर दिया गया है और इसमें महिलाओं को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि वो पहने और चाहे न पहने। जी बिल्कुल, यही है ना जी। आर्टिकल 25 के तहत हाँ। जो संविधान अधिकार दिया है, महिलाओं को ये स्वेच्छा से उनकी स्वतंत्रता देना चाहिए, बस ठीक, कि वो पहने या ना पहने। ठीक, और बहुत सबसे अच्छी। बड़ी उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और हमारा तो ये कहना है कि संविधान पीठ में ये जब जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में फैसला आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आखिरी में फैसल आप बताइए कि अगर महिलाएं हिजाब पहने या न पहने, इसमें कोई क्यों हस्तक्षेप करे, क्यों उन पर कोई चीज की बाध्यता डाली जाए? हम आपसे सवाल पूछते हैं। संस्थानों का विषय, ठीक है। और कोर्ट इस पे विचार कर रहा है जी। इस देश में धार्मिक रूप से स्वतंत्रता चलिए, जितनी अल्पसंख्यकों को मिली है अन्य देश के अल्पसंख्यकों की तुलना में बहुत अधिक। चलिए, हो गया, वो तो बात की बात है, फिर सकते कभी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फैसल जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद तफेल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। निश्चित रूप से एक बिंदु तो आया है, मुद्दा कोई भी हो लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, ये अभी भी विचारणीय है कि ये वास्तव में इस्लाम का अंदरूनी मामला है या नहीं है। नंबर 1, हमारा हिसाब से जो अगली बेंच बनेगी वो 3 बिंदुओं पर विचार करेगी। नंबर 1, क्या ये इस्लाम का अंदरूनी मामला है कि नहीं है? नंबर 2, अनुच्छेद 25 की क्या सीमा है, और क्या जो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता, उसके अधिकार की सीमा क्या है, और वो जो सीमा है वो हिजाब के मामले में, हिजाब के बैन मामले में कितना उल्लंघन करती है या फिट बैठती है, इसी पर विचार होगा और निश्चित रूप से एक फैसला आएगा। और हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम फैसले का इंतजार करें और उसको माने। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।